तूने कहा क्यों, तुम्हारे औकात है क्या? अंतिम समय तक नीतीश कुमार इस सीट पर काफ़ी कमज़ोर रहे। उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ उतारना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं हमें राजद को वहाँ लड़ने से रोकना हो। भूमिहार वैसी जाती है बिहार की जो अपना वोट बर्बाद नहीं होने देती है। इस सारे समीकरण पर एकाएक भारी पड़ गए वीआईपी के मुकेश सहनी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुर्नी का उपचुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी एग्जिट पोल की है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा जातीय समीकरण किस तरफ गया और कौन से वो लोग थे जिन्होंने एक दूसरे दलों में वोट काटा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जहां बताया जा रहा था कि कुर्नी में पिछड़ेगी, लेकिन भाजपा की स्थिति काफ़ी अच्छी रही। भाजपा ने अपने आप को बैक किया। जातीय समीकरण पर गौर कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से अधिक जानकारी लेंगे। कुर्नी में बात करें तो भूमिहार 42,000 हैं, यादव 47,000, ये सभी आंकड़े लगभग हैं। मुस्लिम 20,000, राजपूत 18, कायस्थ 11,000, ब्राह्मण 8,000, मल्लाह 20 से 25,000, कुशवाहा कुर्मी 30,000, बनिया 26,000, सोनार 7,000, मुसहर 26,000, पासवान 30,000, रविदास 28,000 और अन्य जातियां 15,000। ये थे वहाँ के सामाजिक समीकरण। अब कौन से सामाजिक समीकरण किस तरफ गए हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपके अंदाजे में आपने पिछला चुनाव भी देखा, इस चुनाव को भी देखा, क्या अंतर लग रहा है दोनों जगह पर? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो ये लग रहा है कि पिछले चुनाव में 2 सीटें थीं और दोनों सीटों पर समीकरण राजद के पक्ष में था। कहीं ना कहीं प्रत्याशी का भी कंसंट्रेशन भंग होता होगा, शीर्ष नेता कभी यहाँ कभी वहाँ जाते होंगे। ठीक है, लेकिन दोनों जो सीटें थी वो राजद के फेवर की सीटें थी और ये भी सीट आप देख रहे हैं तो ये भी राजद के फेवर में ही थी। लेकिन अंतर ये हुआ कि उन दोनों सीटों पर लड़ने चुनाव गई थी राजद। यहाँ राजद पर दबाव डालकर नीतीश कुमार ने सीट अपने पाले में कर ली। सीट अपने पाले में कर लेना है अलग बात है, जीतना एक बिल्कुल ही अलग बात है। इस सीट पर शुरुआती दौर से ही दावेदारी जो है जदयू की कमज़ोर थी जी। जदयू प्रत्याशी चयन में तो कन्फ्यूज़न नहीं था, लेकिन दबाव ये डाल रही थी कि अगर प्रत्याशी को टिकट दिलाना है तो कहीं ना कहीं हमें राजद को वहाँ लड़ने से रोकना होगा। राजद के पास भी प्रत्याशी कई थे जो वर्तमान वहाँ के विधायक थे, जिनका विधायकी कैंसिल हुआ, उनकी पत्नी थी, एक और सैनी समाज के शेखर सहनी थे। तो ये प्रत्याशी वहाँ पे लगातार थे इन कंटेंशन। यहाँ तक कि नीलाभ कुमार जो कि वीआईपी के प्रत्याशी हैं, उनको भी राजद टिकट देने की तैयारी कर रही थी जी। लेकिन इस सारे समीकरण पर एकाएक भारी पड़ गए वीआईपी के मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने 2 सीटों पर प्रत्याशी नहीं देकर महागठबंधन का सहयोग किया और ये उम्मीद लगाई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उनके साथ न्याय करें और उनको कुर्नी से चुनाव लड़ने दें जी। लेकिन आपने देखा कुर्नी में उनके दावे के बावजूद राजद अंतिम समय तक चुप रही। दोनों के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। अंदर की खबर तो हमने बताई थी कि नीतीश कुमार अड़ गए थे कि तेजस्वी को फिर पीछे जाना पड़ेगा सीट पर, और तेजस्वी ने किसी तरह से गठबंधन बचाने के लिए अपने आप को पीछे किया और इस सीट की कुर्बानी दी। तो अपना जो भी उनका इंटेंशन रहा हो नीतीश कुमार का, लेकिन फिर इस सीट पर जब जदयू का प्रत्याशी उतरा तो भाजपा ने भी समीकरण देखते हुए प्रत्याशी उतारा। जदयू को लगातार घटता जनाधार। दोनों सीटों जो उपचुनाव हुए थे गोपालगंज मोकामा में, वहाँ पे जदयू का 0 ट्रैक रिकॉर्ड, 0 हेल्प, ये साबित कर गया कि मैंने कहीं ना कहीं इस सीट पर भी जदयू कमजोर हो जाएगी। लेकिन ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने खूब कैंपिंग की। मेन ट्रिक सभी लोग मिस कर गए। उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ उतारना चाहिए था, पहले उतारना देनी चाहिए, बिल्कुल पहले उतारना चाहिए था और अंत तक रखना चाहिए था। वहीं भाजपा ने क्या फायदा उठाया, जो यहाँ के वोटर्स हैं उनके समीकरणों को देखते हुए पृथ्वी माली को परमानेंट कैंपिंग करा दी वहाँ पे जी। सारे भूमिहार नेताओं को परमानेंट कैंपिंग करा दी वहाँ पे जी। और लास्ट में चिराग पासवान को उतारा ताकि जो वोट है पिछड़ों का उनको एक बार में अपने पाले में किया जा सके। यहाँ एक और बात जानिए, पूरे चुनाव में घूमते रहे खुद अजय निषाद, ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि वो अपनी साख मजबूत यहाँ रखे जी। शुरुआती दौर से ही लड़ाई स्पष्ट हो गई थी कि मैंने जदयू बाहर हो जाएगी, इस लड़ाई में नहीं रहेगी। और इस लड़ाई में मुख्य जो लड़ने वाले पहलवान हैं वो वीआईपी के नीलाभ हैं और बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता।
केदार गुप्ता के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी जी और जो मनोज कुशवाहा हैं उनके खिलाफ तो खैर नाराजगी कुशवाहा समाज में ही थी। जी हालांकि बहुत हद तक उसे मैनेज करने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई और अंतिम दिन तक वहां बैठकर ललन सिंह ने ये प्रयास किया कि इस सीट को नाक की लड़ाई जब बताई जा रही है तो जीता जाए। क्योंकि देखिए भाजपा को एहसास बाद में कराना है, सबसे पहले एहसास कराना है तेजस्वी यादव को, जो ये बात मानकर चल रहे हैं कि जदयू अब लायबिलिटी हो गई है। जी ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस सीट को निकालना जरूरी था। जी लेकिन अंतिम समय तक नीतीश कुमार इस सीट पर काफ़ी कमज़ोर रहे, जिसका फलस्वरूप ये निकला कि भाजपा प्रत्याशी काफ़ी मजबूती से आगे आ गए और जो मुख्य लड़ाई है वो वीआईपी और उनके बीच में हो गई। और जो जातीय समीकरण में समझा दूँ आपको, सवर्णों की जितनी जनसंख्या है उतना ही कुल मिलाकर वोट है वहाँ पर महागठबंधन यादवों की खासतौर पर, तो उसमें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेंधमारी हो रहा है। जी। जो गोपालगंज में हो रहा था सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही है। वहाँ मामा लड़ रहे थे तो यहाँ मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, वहाँ अगर ओवैसी लड़ रहे थे तो यहाँ भी ओवैसी लड़ रहे हैं। ओवैसी ने जो फैक्टर वहाँ इस्तेमाल किया था और जिस वजह से वहाँ वोट कटा मुसलमानों का, वो यहाँ भी एक्टिव है। शहाबुद्दीन से की वजह से नाराज मुसलमान राजद को वोट नहीं दे रहे हैं और यहाँ भी ये जो चीज़ है वो रिपीट हो रही है। हालांकि राजद ने प्रयास किया लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात जो हुई, अंतिम समय में कुशवाहा समाज के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश जदयू ने की, लेकिन चूंकि पृथ्वी माली लगातार वहाँ बैठ गए और आपको पता है कि वोट कितना है उनका वहाँ पे, 10,000 तो अपना वोट है माली समाज का, फिर कुशवाहा समाज का वोट है, तो दोनों में अच्छा खासा उन्होंने भी सेंधमारी की है, डोर टू डोर गए हैं। तो इस वजह से जो बड़ा वोट बैंक था सवर्णों का, उसमें भूमिहारों की सेंधमारी बहुत कम हो पाई है नीलाभ की तरफ, क्योंकि जो दो फ्रंट वहाँ चले गए थे, दो भूमिहार फ्रंट चले गए थे, दोनों आपस में इतना एक दूसरे पर छीछा लेकर करते रहे कि इस वजह से जो भूमिहार दे भी देते वोट मुकेश सहनी को, वो भी नाराज होकर सोचे ये तो वोट कट जाएगा मेरा, बर्बाद हो जाएगा। भूमिहार वैसी जाती है बिहार की जो अपना वोट बर्बाद नहीं होने देती है। अगर वो देखती है कि रुख उस तरफ है और उधर का झंडा फहरेगा तो उधर जाकर पहले बैठ जाती है, और ललन सिंह के अंतिम दिन तक बैठने का कारण भी यही था। तो कहीं ना कहीं भूमिहारों को एक स्पष्ट मैसेज गया है और मुझे लगता है कि शायद भूमिहारों ने इस बार वीआईपी को नहीं मौका दिया। हालांकि प्रत्याशी भूमिहार समाज से थे लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाए। कुछ तो जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिरता भी है, बहुत एक्टिव नहीं रहे। चुनाव से पहले कहते थे कि हर जगह भोज जाके खाते हैं, एक भी मरनी जीनी का भोज नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कमजोर दिखे। अब जातीय समीकरण से ऊपर उठ के बात करते हैं। देखिए ट्रैक रिकॉर्ड सारे प्रत्याशियों का लगभग वहाँ खराब है। नीलाभ एक नए चेहरे हैं तो फायदा उनको हो सकता है, लेकिन जो चेहरे का वोट है वो पूरे बिहार में सिमट कर बहुत कम हो जाता है। जातीय समीकरण का वोट ज्यादा होता है जाति और पार्टी के नाम पर। और आपने कहा रविदास, आपने कहा माझी समाज, आपने कहा पासवान, तो पासवान, माझी और रविदास तीनों निश्चित तौर पर चिराग पासवान की तरफ जाएंगे। लेकिन माझी जी ने जो कैंपिंग की उनकी पार्टी ने की, लंबे समय तक रहे, इसकी वजह से माझी जो वोट है उसमें मुसर जो वोट बैंक है वो बहुत हद तक नहीं काट पाएगी भाजपा, वो जाएगा महागठबंधन तरफ और नीतीश कुमार को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अंततः मैं ये कहूँगा कि शुरुआती दौर से तो लड़ाई में केवल वीआईपी और भाजपा थी, अंतिम समय में थोड़ा बहुत लड़ाई में वापसी हुई है जदयू की, लेकिन मुझे लगता है ये ना काफ़ी है। इस समीकरण पर, इस वर्तमान जोड़घटाव पर जीत संभव नहीं है जदयू के लिए। यहाँ भाजपा आसानी सीट निकाल लेगी। फैक्टर क्या होगा? देखिए अगर मुकेश सहनी का वोट 15 से ऊपर आ जाता है तो भाजपा क्लीन स्वीप कर जाएगी। 15 से कम आएगा तो मामला इधर महागठबंधन और इसके बीच में लड़ाई हो जाएगी कांटे की। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा मुकेश सहनी पे। मुकेश सहनी अगर 25-30 हज़ार वोट लेके आते हैं तो भाजपा जीत रही है, नहीं लेके आएंगे। देखिए लोग उल्टा समझ रहे हैं, मैं उल्टा समझा रहा हूँ, उस दिन पर समझाऊंगा कि क्यों बोल रहा हूँ ये बात। और अगर वोट उनका कम आता है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को इससे फायदा हो सकता है और महागठबंधन आगे निकल सकती है। अब विशेष तो आप बताइएगा कि कैसे वोट बैंक और भी क्या है, कैसे डिवाइड होता है। जी, सवर्णों का वोट तो भारतीय जनता पार्टी का वोट पारंपरिक वोट रहा है तो उस तरफ गए, लेकिन मेन भूमिहारों का वोट था तो वो
50% से ज़्यादा भाजपा काट ले गई है जी। ललन सिंह की मौजूदगी भूमिहारों में थोड़ा बहुत असर कर पाई है जी। उस तरह के जो लोग जो ठीक है टेंडर और जो संगठन ही टूट रहा है, जी। धर्मरा रहा है जदयू, जी जी। वो कितने भूमिहारों का वोट दिलवा पाएगा? जो लौकुश नहीं संभाल पा रहे हैं भूमिहार कहाँ संभाल पाएंगे? और दूसरी तरफ अगर कुर्मी कुशवाहा की बात करें तो अंत समय में नीतीश कुमार ने जो रैली किया, उपेंद्र कुशवाहा ने जो डोर टू डोर कैंपेनिंग की, और तेजस्वी ने जो बयान दे दिया हाँ। कि लालू जी को हमको बताना है जी, और यादव का वोट उसमें काफ़ी फैक्टर हो गया। तेजस्वी ने लालू के प्रति जो बयान दिया उसको लेकर यादवों में अब लालू के प्रति एक सेंटीमेंट शुरू से रहा है, तो वो तेजस्वी के प्रति जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़िया वोट 100% भाजपा के पास गया है, इसलिए कि बढ़िया उम्मीदवार भी थे और बढ़िया वोट भाजपा के पास जाता है हमेशा से। उसके बाद मल्लाह वोटों की बात करें तो मल्लाह वोट में भी ज़्यादा सेंधमारी नहीं हो पाई है। पासवान रविदास वोट चिराग पासवान की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं और मुसहर जाति के जो वोटर हैं वो उस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में है। वैशाली और मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो मल्लाह, कुर्मी, कोयरी, मुसहर, पासवान, इन सभी जातियों का वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होता है। वैसे में सबसे बड़ा यही सवाल उठता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर तेजस्वी के पक्ष में जाएगा तो तेजस्वी को फ़ायदा होगा। जो अभी तक खबर आ रही है कि मुस्लिमों ने इस बार ओवैसी को भी नकारा है। अगर इस तरह की बातें आती हैं सामने तो तेजस्वी के लिए फ़ायदा होगा। अगर ओवैसी गोपालगंज वाला खेल कर देते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। देखिए, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रत्याशी जो दिया गया है ओवैसी के द्वारा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं अच्छे से कि अगर मुसलमानों का वोट तो सीधा महागठबंधन जाना था ना, जी जी, तो उसमें थोड़ा भी कटा तो किसका कटा? महागठबंधन का। और एक बात मैं बता दूं, जाते जाते इतना जान लीजिए, एग्जिट पोल अपनी जगह पर सारा। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जो दोनों प्रत्याशी का, मुझे खबर लगी कि तीसरा प्रत्याशी भी वहाँ था, नीलाभ भी थे जी। तो वो वीडियो लगभग ये समझाने के लिए काफ़ी है कि जिस चुनाव में किसकी जीत हो रही, किसकी हार हो रही कौन है। कितना पानी में है। अगर आप देखेंगे तो मनोज कुशवाहा जिस तेवर में थे या जिस बेचैनी में थे, वो गुस्सा उनके बयानों में झलक रहा था। केदार गुप्ता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने सीधे तुमतराम पर उतर गए, और जब उन्होंने इधर से कहा कि यार कैसे बोल रहे हो यार, तो उन्होंने कहा क्यों तुम्हारे औकात है क्या? और उसके बाद अगर शायद कैमरा चल नहीं होता तो एक दूसरे को गाली भी देते दोनों जी, और वो सारी बद्दी गालियाँ होती। लेकिन बेचैनी जो है वो साफ मनोज कुशवाहा में दिख रही थी। सबसे बड़ी बात, इस दोनों की लड़ाई में तीसरा प्रत्याशी भी वहाँ था जी, जो दिखाई नहीं। स्पष्ट करता है कि मुकेश सहनी इस चुनाव में अपने तरफ से तो उन्होंने पूरा मेहनत किया, लेकिन प्रत्याशी दिखा ही नहीं। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में देखिए निश्चित तौर पर मनोज कुशवाहा को जनता का जो दंश है वो झेलना पड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ ज़्यादा लगी है और कुशवाहा समाज भी नाराज था उनसे। और एक बात और जान लीजिए, जो प्रत्याशी से अपने सामने जो प्रतिद्वंदी है उनसे इस लहजे में बात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता से कैसे बतियाते होंगे और आम जनता से कैसे बतियाते होंगे, ये भी आप जान लीजिए। पूरे चुनाव में मैं कहता रहा हूँ कि उनके खिलाफ नाराजगी वहाँ है। कैंडिडेट बदलने के लिए जदयू पर दबाव था, लेकिन जातीय समीकरण में फंसकर नीतीश कुमार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब एक कुशवाहा तो यहाँ नाराज है और दूसरा कुशवाहा से वहाँ नाराज लोग हैं। क्या लगता है आपको कि इस बैतरनी में पार हो पाएंगे? बहुत दिक्कत होगा, असंभव लग रहा है जदयू को यहाँ से जीत पाना। अगर जीत गई तो मैं भी कुछ सीख जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई हम सरप्राइज देखेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है। मुकेश सहनी के प्रत्याशी दिख नहीं रहे हैं, इसके पीछे के जो कारण थे हमने आपको बताया। ऐसे में अब चुनावी परिणाम का इंतजार करना होगा, किस तरफ चुनावी परिणाम आता है और कौन 2-3 पर आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681